फिर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और अपन ने किया है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही किए है ना, लास्ट लेक्चर में भी वही किया अपन ने। सिया, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? अपन अब इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, लिखते जाएं। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो प्योर वेपर प्रेशर डायग्राम होता है जिससे डिफाइन किया जाता है। ये यहाँ पे प्रेशर है वर्सेस टेम्परेचर। ये कुछ ऐसा सा ग्राफ होता है, ऐसा। ये है क्या, देखते हैं। ये जो कंपार्टमेंट है इसमें यदि कोई पॉइंट आया तो सॉलिड है, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में लिक्विड, और ये वाले में क्या है, गैस। इसका मतलब क्या हुआ, एक और बात समझते हैं कि लेट से ये प्रेशर और ये टेम्परेचर है ये वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट पे वो को लिक्विड कौन सी स्टेट में रहेगा, ये ए कौन सी स्टेट में रहेगा तुम्हारा, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? अरे यहाँ है तो लिक्विड लिक्विड। स्टेट में, ठीक है। और लेट से ये प्रेशर और ये टेम्परेचर है यहाँ वाले में, तो कौन से स्टेट में वो ए रहा होगा, सॉलिड। सॉलिड में। और ये प्रेशर टेम्परेचर है तो ये किस में रहा होगा, गैसेस। ये मतलब है इस डायग्राम का। अब इसमें लेट सी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यदि पानी होता तो ये इसके लिए क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। टेम्परेचर कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट, या किसी भी सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हो सकता है। और ये टेम्परेचर कौन सा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में समझ में आता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कौन सा होता है, समझ में आता है। जैसे पानी के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। बट वो किसी फिक्स प्रेशर पे होता है। ये प्रेशर कोई फिक्स प्रेशर कर रखा है। 0 और 100 वाली जो पानी के लिए बात करते हैं, वो कब है, जब प्रेशर कितना है, 1 atm प्रेशर है, तभी पानी के लिए कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट आएगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना हो गया, 373 केल्विन। और ये कितना हो गया, 273 केल्विन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका अभी इस पूरी बात का मेरा मतलब यही है कि नोट करके लिखना है आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर of a pure liquid depends only on temperature। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक प्योर लिक्विड कितना उड़ेगा, उसका वेपर दबाव कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब ये बात चल क्या रही है, कौन सा वेपर प्रेशर, क्या बात चल रही है। तो ये ऐसे समझो, एक कंटेनर है, उसमें लेट से ये लिक्विड डाल रखा है कोई, डाल रखा है। ये लिक्विड कौन सा है तुम्हारा, वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल मतलब वाष्पशील है, उड़ सकता है। तो इसका कुछ हिस्सा क्या होगा, उड़ा होगा। और लेट से ये यहाँ पे क्या डाल रखा है, ये पिस्टन लगा रखा है। तो ये जो प्रेशर लगा रहा है ना, ये प्रेशर जो लग रहा होगा, ये मॉलिक्यूल जो एयर में, ये वेपर में है, ये वेपर स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में, लिक्विड में। तो ये जितना प्रेशर इस सरफेस पे लगा रहे होंगे ये मॉलिक्यूल्स, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो गैस है ऊपर जो वेपर फॉर्म में गया, उसका जो प्रेशर होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इस लिक्विड ए का क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये क्या चीज है, पिस्टन है। बस समझ जाओ कि इतना क्या है अंदर, वेपर प्रेशर। तो ये जो अंदर का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बार इतने में लिक्विड ले लिया लेट से, दूसरे में कुछ ऐसा सरफेस ले लिया उसमें लिक्विड ले लिया, तीसरे में कुछ एकदम ऐसे टाइप का ले लिया उसमें लिक्विड ले लिया, ये ए बी और सी में कहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा,
अरे वेपर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा तीनों में? मैंने सरफेस एरिया चेंज कर रखा है तीनों में। बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर। हाँ, तो अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये जो पहले वाला है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सर ज्यादा उड़ा होगा, ज्यादा उड़ा होगा तो सर उसका वेपर प्रेशर तो ज्यादा आना चाहिए। दिमाग तो ये बोलता है ना, माइंड में ऐसी बातें आ रही होगी कि सर ज्यादा उड़ा होगा। तो एक बात समझो, कि ऐसे समझो कि ये क्या है, तुम्हारा उड़ ज्यादा रहा है, तो वापिस उड़ के जो ये ना, ये देखो इस वाले स्टेट पे है ना, ये लिक्विड भी है और गैस भी है, तो लिक्विड और गैस के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड में आना। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाना। तो यहाँ पे ये दोनों रेट्स क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। वो प्रेशर जिसपे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी को ही तो क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते। तो यहाँ पे ज्यादा उड़ेगा तो ज्यादा भी तो वापिस आएगा, यहाँ कम उड़ रहा है तो कम ही तो वापिस आएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। तो तो ऐसे नहीं सोचना कि सर वो उड़ ज्यादा रहा है, तो उड़ ज्यादा रहा है तो वापिस कंडेंस भी तो क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। तो ये तीनों के लिए क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या आएगा? एक जैसा आएगा। मतलब क्या है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ना क्या डिपेंड करेगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितने ले रखे हैं। जैसे ये H2O है, आपसे ऐसा पूछा जाए कि H2O के एक बार 5 मोल लिए, एक बार 15 मोल लिए, और एक बार 25 मोल लिए, और तीनों बार टेम्परेचर सेम था, तो तीनों में वेपर प्रेशर एक जैसा आएगा कि अलग अलग आएगा? अरे कोई सेम। फर्क नहीं पड़ेगा जब तक टेम्परेचर, बस ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल में, इंजीनियरिंग में पूछा जा चुका है। ये जो इम्पोर्टेंट नोट लिखा रखा है, काम का है कि वेपर प्रेशर तब तक नहीं चेंज होता जब तक आप क्या नहीं चेंज करते? टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन एक और तरीके से दे रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, पढ़ा हो तो बताइएगा मेरे को। केमिकल तो पढ़ा है ना चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट में एक ली सेटेलियर प्रिंसिपल या ली चैटेलियर प्रिंसिपल करके पढ़ते हो, याद आ रहा है कुछ? ऐसी इक्वेशन देखी है आपने? वॉन्डरसन वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ln k2/k1 = डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 - 1/T2। इसको क्या बोलते हैं? वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। इसमें ये k और k1 और k2 क्या है? डेल्टा एच क्या है याद है? चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी बोलते हैं। एच थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा था, उष्मा गति की, उसमें एच आया था। हाँ ना बोल दो भाई। यस सर। हाँ, और ये T1 और T2 क्या है? टेम्परेचर है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये K1 और K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कब है? जब टेम्परेचर T1 था, और K2 कब है? जब टेम्परेचर T2 था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब इससे कैसे पता चलेगा सर कि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? वो ऐसे पता चलेगा कि लेट से फॉर एग्जांपल H2O liquid is converting into reversibly converting into H2O gas, और इसका Kp, Kp मतलब प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूँ, वो किसके बराबर होगा मुझे बताओगे? Kp इक्वल टू कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे बोल दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन कितना लिखूं? H2O गैसियस अपॉन क्या लिखूं? 1 लिखूं, या इसमें नीचे भी प्रेशर लिखूं H2O लिक्विड का? याद आ रहा है? आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड और लिक्विड का ये वैल्यू कितना लेते थे? 1 लेते थे। कुछ याद आ रहा है ऐसा?
एक बात बताओ, ये 2A सॉलिड प्लस B गैसियस कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से 3C गैसियस प्लस D लिक्विड, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या लिखोगे? C की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इंटू D अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A का स्क्वायर, ये लिखोगे, या फिर C की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1? कौन सा वाला लिखोगे, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? The first one. फर्स्ट वाला। तो इस सिया क्या आएगा? सिया, भावना, कौन कौन है यहाँ पे अभी? तीनों का आंसर यही है कि सर फर्स्ट वाला लिखना चाहिए। Yes, sir. तो ये तो Yes. गड़बड़ है बेटा, बहुत बड़ा गड़बड़ है। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर निकाल दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम निकाल दिया, और आप बोल रहे हो कि सर के इक्विलिब्रियम में लिक्विड और सॉलिड का भी लिखना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स तो अभी नहीं हुआ होगा ना, या हो गया? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी या ऐसा करके कुछ चैप्टर होता है शायद तक। देखो एक चीज ध्यान में रखो, नोट करके लिखो कि जब भी, whenever, क्या आ जाए तुम्हारा, सॉलिड या फिर क्या है तुम्हारा प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, ये चीज आ जाए, सॉलिड, प्योर लिक्विड या फिर क्या आ जाए, सॉल्वेंट, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेनी है तुम्हारी? 1 m लेनी है, या प्रेशर कितना लेना है? कुछ नहीं, 1 लिखना है उनकी जगह। ये चीज नोट कर लो। अभी मेरे पास बताने पूरा जाऊंगा डेरिवेशन वगैरह तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हुआ होना चाहिए था। बट ये इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखो, ये नहीं होगा। इसमें कौन कौन है बेटा, लिक्विड कौन है? डी लिक्विड स्टेट में है ना, देख रहे हो? और Yes, ए sir. कौन से स्टेट में है, सॉलिड में। तो लिक्विड वाले का क्या लिखना है, ये लिक्विड वाला, इसका कितना लिखना है, 1। और ये सॉलिड वाला कौन है, ए, इसका कितना लिखना है, 1। तो यही तो लिखा है सेकंड वाले में, समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो ये नोट करके लिख लो अच्छे से बात। और नोट दे रहा हूँ कैसे ये आगे पेज कर लूं, लिख लिया ये जो स्क्रीन पे लिखा है? इनके सबके के इक्विलिब्रियम के क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन लिखो एक बार, चारों के। टेक योर टाइम। हाँ बताओ, फर्स्ट वाले का क्या आएगा? के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनटू क्या लिखूं, सी सॉलिड वाले का लिखूं कि नहीं लिखूं? So no. 1 ही आएगा, ठीक है। और एक ध्यान रखो, इस नोट में एक और चीज ऐड कर लेना कि फॉर गैसियस सब्सटेंसेस, किसके लिए, गैसियस सब्सटेंसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन को किससे लिख सकते हो, concentration can be replaced by क्या है, प्रेशर। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी।
और P इक्वल टू कितना हो जाएगा, N बाई वी इंटू कितना हो जाएगा RT, और N बाई वी क्या होता है, अरे मोलारिटी होता है ना, पढ़े हैं ना अपन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। Yes. तो यहाँ पे इसको C लिख लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, तो और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं प्रेशर के टर्म में, तो Kp है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 अपने CO2, और Kp किसके बराबर आएगा, प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन प्रेशर ऑफ O2। क्लियर है। अगले का, अब एक्वस है तो नहीं रिप्लेस कर सकते यहाँ पे, तो अपन सिर्फ क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, इसी को ही के बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर CH3COH एसिड का, वो कितना आएगा, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ कोई भी छोड़ना नहीं है। बोलोगे सर ये तो पानी में डले हुए ना, पानी में डले हैं तो ये सॉल्यूट्स है, क्या है, सॉल्यूट है, CH3COH सॉल्यूट है, सॉल्वेंट कौन है, H2O है, H2O तो मैंने नहीं लिखा यहाँ किसी में भी। अब यहाँ वाले का के, इसी को ही के को क्या बोलते हैं, KW बोलते हैं। KW तो पढ़ा होगा ना आयनिक में, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW, वो किसके बराबर होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या है, OH डिवाइड बाय, इसलिए KW इक्वल टू क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट वाले का क्या लिखा है, इस H2O का नहीं लिखना है, बाकी सबका लिखना है। तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना होगा, NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय किसकी हो जाएगी, NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन ये भटके कहाँ थे, यहाँ से भटके थे, तो वापिस मैं लिख रहा हूँ, कि H2O लिक्विड से किस में जा रहा है, H2O गैसियस में, तो यहाँ पे मैं Kp लिखूं, तो ये क्या लिखूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइड बाय, ये कौन सा है, लिक्विड में, तो नीचे कितना लिख लिया 1। तो यहाँ से मैं यही बोल रहा हूँ कि Kp एट T1 इक्वल्स टू क्या बोल दूं, ये P1 बोल देता हूँ, और ऐसे Kp एट T2 इसको क्या बोल देता हूँ, P2 बोल देता हूँ। अब अपन ने क्या लिखा था पहले देखो, ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू कितना लिखा था, डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो K को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर से कर सकते हैं, यहाँ से रिलेशन में देख लो, ये कितना हो जाएगा, P2 बाय P1 इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल्टा H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये प्रूव करता है P1 और P2 क्या है, वेपर प्रेशर ही तो है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग टेम्परेचर के तापमान पे, hence proved that vapor pressure, VP मतलब vapor pressure of a pure liquid depends only on temperature, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिखो फटाफट इतना। Done, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है, अभी तक वेपर प्रेशर अपन किसका देख रहे थे, प्योर लिक्विड का देख रहे थे, अब आगे देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब मेरे लिए यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। उसमें भी मैं बाइनरी वाला है, मतलब आवाज नहीं आ रही मेरी, सर बीच बीच में अटक रही है।
ओके ओके ओके, रुको। हाँ, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये स्क्रीन भी विजिबल है, दिख रही है स्क्रीन जिस पे पढ़ा रहा हूँ मैं? यस सर, दिख। बाइनरी सॉल्यूशंस ले रहा हूँ मैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कोई लिक्विड ए रहा होगा और साथ में कोई लिक्विड बी रहा होगा। दो लिक्विड्स ही रहे होंगे, 3 4 5 ऐसे नहीं रहे होंगे। चलो, अब इसमें एक लॉ है जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, या रोल्स लॉ करके भी बोलते हैं, जो भी है। अब ये क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। अब इसके ये समझने से पहले एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वो मेरे साथ साथ बनाना। सबसे पहले वो डायग्राम बनाते हैं। एक बार जितना लिखा है फटाफट लिखो, फिर समझते हैं सारी टर्म्स को क्या हो रहा है यहाँ पे। एक कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा है, इसमें ए और बी लिक्विड डाले गए थे, उनका कुछ वेपर फॉर्म बना है। हो गया? यस सर। हाँ, अब समझते हैं कि मतलब क्या क्या है ये। इसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन, ये काई ए बोल दो, काई बी बोलना ठीक है। आप, मैं यहाँ से एक्स एक्स बी बोलूंगा जैसे अपन पहले बोलते आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन से स्टेट में है? लिक्विड में है कि वेपर में? इन लिक्विड स्टेट। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी कौन से में है? लिक्विड स्टेट में। अब मुझे पता है कि दो चीजें हैं, एक ही लिक्विड में है, तो इनका सम भी कितना होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन एक्स ए इंटू एक्स बी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यस सर। दोनों का सम कितना होना चाहिए? एक्स ए प्लस एक्स बी, ये अपन पहले ही कर चुके हैं। ऐसे ही सिमिलरली ये वाई ए क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो इसका उड़ के गया हिस्सा, जो ए और बी का ऊपर जो वेपर में है, जो वॉलेटाइल था, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? वॉलेटाइल है, वाष्पशील है, उड़ते हैं वो। तो उनका कुछ हिस्सा वेपर में है, उसमें ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं? वाई ए बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट। ऐसे ही वाई बी किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट। और यहाँ पे भी वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स ए प्लस वाई ए इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकता हूँ? एक्स बी प्लस वाई बी इक्वल टू 1, ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछे, है ना, एक क्वेश्चन फॉर्म ही कर लेते हैं, इतना पढ़ा उस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। क्या होगा इसका आंसर? ये देखते हुए बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन का यस सर। ऑप्शन अरे जल्दी बताओ, इतना थोड़ा ना कौन सा? ऑप्शन ऑप्शन ए बी। एंड बी। सी डी नहीं होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि एक्स ए और वाई ए हमेशा 1 हो, ऐसी गारंटी नहीं है। हाँ, कोइंसिडेंस हो सकता है, मतलब संयोग की वजह से हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स ए प्लस वाई ए इक्वल टू कितना हो? 1 है। हाँ, ए और बी हमेशा क्या होंगे?
ट्रू होंगे। अब दो चीजें और रह गई कि ये पीए क्या है और पीबी क्या है। पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है हिंदी में आंशिक दाब, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और ये पीबी का क्या मतलब हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब आपको यहां से पता है कि टोटल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर क्या होता है, पूरा दबाव दाब वो किसके बराबर होता है, आंशिक दाब के क्या होता है, सम के बराबर, जोड़ के बराबर होता है, पढ़ा होता है आपने। ऑब्वियसली पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो अभी अपन तीन चीजें सीखे कि जो एक्स ए एंड एक्स पी है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड स्टेट में बताते हैं, वाई और वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी वेपर स्टेट में डिनोट करते हैं। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और टोटल प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी। आगे बढ़ते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि एज पर राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, यदि ये इकलौता जब ए होता प्योर स्टेट में तो उसका जितना वेपर प्रेशर होता। पीए नोट क्या है, पीबी नोट क्या है, भी वापस लिख रहा हूं और इस चीज को वापस समझते हैं। अब ये है क्या समझो, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। और पीबी नोट किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब मुझे बताओ, सुनना ध्यान से, कि जब x ए इक्वल्स टू वन हो जाए, x ए इक्वल्स टू वन हो जाए, जब x ए इक्वल्स टू वन होगा तो बताओ उस टाइम पे एक्स बी कितना रहा होगा, वन या जीरो क्या रहा होगा, या कुछ बीच में रहा होगा, अरे जीरो ही रहा होगा ना, Yes, क्योंकि sir. एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्स ही वन हो गया तो ये कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कंटेनर में बी है कि नहीं है, अरे लिक्विड स्टेट में बी है कि नहीं है, नहीं. अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन हो गया, मतलब पूरा का पूरा कौन है, ए ही है। तो पूरा का पूरा ए ही है, मतलब क्या है, प्योर लिक्विड ए है। और प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना मान रखा है मैंने यहाँ पे, पी ए नोट। ये बात समझ में आ रही है। जो Yes, ये sir. पीए नोट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पीए नोट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पीबी नोट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, क्योंकि ये प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर, ये प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है। और वैसे ही इसने क्या बोला कि पीबी है वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पीबी नोट। अब इसमें देखो एक्सपी यदि कितना कर दूं मैं, वन कर दूं, ये वन हो गया। इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा बी है तो उसका उस टाइम पे वेपर प्रेशर कितना होगा, यदि एक्चुअली वो प्योर स्टेट में रहता उसके बराबर रहता, क्योंकि आपने टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं। तो यही जो लिखा है यही क्या है आपका राउल्ट्स लॉ। इसको फैंसी लैंग्वेज में डाल दो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज क्या कहते हैं, तो ऑफ मोल फ्रैक्शन of that state, mole fraction of the liquid state multiplied by vapor pressure of that liquid in pure state, vapor pressure of that liquid in pure state। कुछ नहीं, x इंटू पी ए नोट की बात हो रही है, एक्स पी इंटू पी बी नोट की बात हो रही है। अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी टी इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। और ये पी टी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ए पी ए नोट प्लस कितना हो जाएगा, एक्स बी पी बी नोट। बहुत काम की चीज है। और ये इसी को ही क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। अब यदि मैं आपसे इतना जितना पढ़ाया इसके ऊपर पे क्वेश्चन दूं, इफ पी टी इक्वल्स टू
PT इक्वल टू 30 XB प्लस 60 ऐसा दे रखा है। देन कैलकुलेट PA नोट एंड PB नोट। कर सकते हो, ट्राई करो। आपको दे रखा है टोटल प्रेशर इक्वल्स टू 30 टाइम्स XB इक्वल्स प्लस 60। देन कैलकुलेट PA नोट एंड PB नोट। नहीं हो रहा तो बताओ, एक करके दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, चलो एक करके दिखाता हूँ। हाँ, ये वैल्यूज ध्यान रखना, मैं वर्क करके दिखाता हूँ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखो PT इक्वल्स टू XA इंटू PA नॉट था, प्लस क्या था XB इंटू PB नॉट। अब आपको डेटा क्या दे रखा है उससे इंस्पिरेशन लूंगा। आपको दिया है 30XB प्लस 60 दे रखा है, तो इसमें कहीं XA तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो XA को क्या करना है, मुझे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करूं, मुझे पता है XA प्लस XB कितना होता है, 1 होता है। तो XA कितना हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। तो अब जहां जहां XA है उसको 1 माइनस XB लिख लो। 1 माइनस XB टाइम्स क्या हो गया, PA नॉट प्लस XB टाइम्स PB नॉट। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये PA नॉट माइनस XB PA नॉट और प्लस कितना हो गया XB ये PB नॉट। और यहाँ से यदि मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू कितना हो गया XB कॉमन ले लिया तो प्लस कितना हो गया PA नॉट, ये हो गया PT। ये 1 ये 2, अब इनको कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, आया ना। ये जो आगे वाली चीज है ये किसके बराबर है, PB नॉट माइनस PA नॉट, और ये पीछे वाला किसके बराबर है, PA नॉट के बराबर। तो यहाँ देख लो कि PB नॉट माइनस PA नॉट इक्वल टू कितना है तुम्हारा 30, और PA नॉट इक्वल टू कितना हो गया 60। तो यहाँ से PA नॉट ये यहाँ वैल्यू पुट कर लोगे 60, तो PB नॉट कितना आ जाएगा, अरे 90। ये mm ऑफ Hg में चलता है। mm ऑफ Hg क्या होता है, यूनिट होता है प्रेशर का। समझ में आया ये कैसे कर रहा हूं मैं, यस अरे हाँ या ना। तो बस इतना सा करना था आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले देखो क्या एलिमिनेट किया है, एक्स से किया है कि XP किया है, वो उस हिसाब से इससे एलिमिनेट करके ये लेके आ जाओ, फिर हो जाएगा काम। ये लिख लिया है तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, यस वो सर करो। PT इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करो, ऐसा फॉर्म डिराइव करो फिर कंपेयर करो। इस बार किसको, XB को एलिमिनेट करना है, XB को 1 माइनस XA लिख के कर लो। सर P नॉट भी 90 एंड P नॉट एक 110। बिल्कुल सही है। तो यहाँ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, यदि आप कर पा रहे हो तो PT इक्वल टू कितना हो जाएगा इस पर, PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस कितना होगा PB नॉट, हाँ है ना, यस सर सही है ना। यस सर तो यहाँ से PB नॉट आ जाएगा 90 mm ऑफ Hg और PA नॉट कितना आ जाएगा 110 mm ऑफ Hg आ सकते हैं। ये वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। चलो एक और ग्राफ दिखाता हूं मैं इसमें आपको, इम्पोर्टेंट ग्राफ है। अब देखो, आपको पता है कि PA इक्वल टू कितना है XA इंटू PA नॉट। अब आपको यदि PA वर्सेस
एक्स ए का ग्राफ बनाना होता तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ होता है, ये समझ में आता है मामला? वाई Yes, sir. इक्वल टू एम एक्स टाइप का, तो ये आप हो गया ये, और ये हो गया इधर एक्स ए। यहाँ एक्स ए ऐसे समझो, यहाँ 0 है और यहाँ कितना है, वाई इक्वल टू एम एक्स वाला तो कैसे ग्राफ आता है, ऐसा straight है। तो एक्स यहाँ से देखो, जब एक्स 0 होगा, जब नहीं तो उसका प्रेशर 0 आएगा, इस वैल्यू में डालोगे तो भी आ जाएगा। और जब एक्स इक्वल टू 1 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इक्वल टू 1 पे प्रेशर कितना आएगा, ये देखो कितना प्रेशर आएगा। हाँ, तो अभी मैं दूसरा किसका बना रहा हूँ, पीबी वर्सेस एक्स बी का, और इसको मैं इस तरफ से बना रहा हूँ ना, ऐसे इस तरफ से बना रहा हूँ। यहाँ पे एक्स बी कितना है तुम्हारा, 0 है, और लेट से यहाँ पे एक्स बी कितना है, 1 है, और ये कौन है, पी बी है। तो इसका ग्राफ भी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, y इक्वल टू एम एक्स के टाइप, और ये यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, पी बी नॉट के बराबर हो। ये बात दोनों ग्राफ समझ में आए कि नहीं आए, इतना बताओ पहले। ये देखो, जब एक्स बी 0 होगा, जब एक्स बी 0 होगा तो उसका प्रेशर भी पार्शियल कितना होगा, 0 होगा। जब एक्स बी 1 है तो इसका प्रेशर कितने के बराबर होगा, पी बी नॉट के बराबर होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ वही है, तो उसका प्रेशर प्योर वाले के बराबर आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. I. अब इन दोनों ग्राफ्स को क्या कर रहा हूं मैं, साथ में बना रहा हूँ, एक साथ जगह पे बना रहा हूँ। ये दो ग्राफ्स को एक साथ बना रहा हूँ। एक साथ कैसे बना रहा हूँ देखो, स्ट्रेट लाइन ही है, नीचे भी ढंग से बनी नहीं मेरे से। यहाँ पे क्या है, एक्स ए इक्वल्स टू कितना है, 0, और यहाँ कितना है, एक्स ए इक्वल्स टू 1। अब देखो, जब एक्स ए इक्वल्स टू 0 है तो उस टाइम पे एक्स बी कितना रहा होगा, तो मिलके दोनों को कितना होना है, 1 होना है। और यहाँ एक्स बी इक्वल्स टू कितना रहा होगा, 0। बस दोनों ग्राफ प्लॉट कर दिए जैसे थे, ठीक वैसे के वैसे। ये हो गया, ये वैल्यू कितनी थी, पी ए नोट थी, ये देखो ये वाली वैल्यू है ना, पी ए नोट। और दूसरा वाला लेट से इधर बना देता हूँ, मर्ज करके बना प्लस सम, दोनों का हर जगह सम करते जाओगे तो ये इन दोनों को ऐड कर, ये ग्राफ किसका है, पी टी का। बस बना लिया। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ से, आप बताइएगा सही है कि गलत है। चार्जर दे। हाँ जी, अभी एक क्वेश्चन लिखना, इसी इसी ग्राफ पे बेस्ड है, या जो ग्राफ अपन ने बनाया है इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, कि लेट से कि ऐसा कुछ पॉइंट बना रखा है कि ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। ये ओ, ये चार पॉइंट्स बता रखे हैं, इसके हिसाब से क्या सही है वो आपको दिखाना है। एक ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव।
जस्ट आपके सामने ग्राफ है, उसके बेस्ड क्वेश्चन। फटाफट दो आंसर। क्या नहीं आ रहा समझ में? एक नहीं, कुछ नहीं लग रहा है तो डी भी आंसर है, नन ऑफ दी अबो। हो रहा है कि करके बताऊं? देखो कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। आपको पता है कि पीटी इक्वल्स टू कितना है? हर मोमेंट पे, हर जगह पे पीटी इक्वल्स टू कितना होगा? पीए प्लस पीबी होगा। अब मुझे बताओ कि ये जो ओए डिस्टेंस है, ये ओए क्या है? एक टाइप से इस पॉइंट ऑफ, इस जगह पे पीए ही तो है। ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? ऐसे ओ बी है, ये क्या है तुम्हारा? पीबी तो है, और ओ सी है, वो क्या है? पीटी तो है। तो समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ओ ए है, वो क्या है तुम्हारा? पी ए ही है। ओ बी है, वो क्या है? पी बी है। और ओ सी क्या है? पी टी तो है। तो आपने यहाँ पे एक चीज रिलेशन प्रूव करनी है, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। समझे? यस सर। तो ये बहुत अच्छा सवाल बन गया है यहाँ से। ये ग्राफ तो कई लोगों को ऐसा बनाना आता है, समझ में भी आता है, बट ये क्वेश्चन है, ये ऐसा देखना हर किसी को नहीं पता चलता कि क्या है। जस्ट एप्लीकेशन तो वही की है अपन ने, सिंपल सी एप्लीकेशन की, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। बट ये इसमें देखना आना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे भी क्या होगा? ये पीबी है, ये पीए है, तो इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा? पीटी के बराबर। ये पॉइंट जो मिल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है मतलब, बस ऐसे ही मिल रहा है। और ये यहाँ पे भी क्या होगा? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, पी ए प्लस पीबी, दोनों यहाँ पे क्या है? पी ए और पीबी की वैल्यू बराबर है। दोनों की, पी ए की और पीबी की वैल्यू बराबर है, तो पीटी इस बार कितना होगा? पी ए बाय 2 कर दो या फिर पीबी बाय 2 कर दो, बस इतना ही। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और आपने गैसियस स्टेट में चीज पढ़ी होगी, जिसको बोलते हैं डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है गैसियस स्टेट में? यस सर। गैसियस स्टेट करके चैप्टर था, उसमें क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि भाई टोटल प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है इनटू, सॉरी, किसी का पार्शियल प्रेशर है, दैट से पी ए है, वो उसका मोल फ्रैक्शन इन उसी स्टेट में गैस में, और इनटू क्या हो गया? टोटल प्रेशर। अब लेट से ऐसे समझो कि टोटल प्रेशर है 20 mm ऑफ एच जी, और ए का 1 मोल है गैसियस में, वेपर में, और बी का भी कितना है? 1 मोल है गैसियस में। तो दोनों का 1 मोल है, तो टोटल प्रेशर कितना है तुम्हारा? 20 mm है, तो प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? पीबी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं? पहला हो गया पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पीटी लिखा है। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, और पीटी क्या है? टोटल प्रेशर। और ऐसे ही पीबी किसके बराबर हो गया? वाई बी इंटू पीटी के बराबर। यहाँ पे पीटी क्या है? टोटल प्रेशर। और वाई ए एंड वाई बी किसके बराबर है? क्या चीज है ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। कौन से स्टेट में है? लिक्विड में है कि वेपर में? वाई ए वाई बी वेपर। इन वेपर स्टेट, बिल्कुल। तो ये एक तो रिलेशन ये आ गए डेल्टन लॉ से, और दूसरे राउल्स लॉ क्या बोलता है? राउल्स लॉ अभी अभी पढ़ा अपन ने, पी ए इक्वल टू किसके बराबर है? एक्स ए इंटू पी ए नॉट। पी बी इक्वल टू किसके बराबर है? एक्स बी इंटू पी बी नॉट। एक्स ए इंटू पी ए नॉट, एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब इन दोनों को क्या कर दिया मैंने?
इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वेट कर लिया है। तो दोनों जगह से प्रेशर ही निकाल रहा हूँ ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इस तरीके से भी निकाल रहा हूँ, इस तरीके से भी निकाल रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इस तरीके से भी निकाल रहा हूँ, इस तरीके से भी निकाल रहा हूँ। तो 1 और 2 को क्या कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ वाली ये चीज और ये चीज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली ये चीज भी और ये चीज आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या लिख रहा हूँ देखो, वाई ए इंटू पी टी इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और सिमिलरली वाई बी इंटू पी टी इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स बी इंटू पी बी नॉट। ये रिलेशन काफी काम आते हैं जब कभी तुम्हें एक्स ए एक्स बी दे रखा हो और वाई ए वाई बी निकालना हो, तो इसके से आराम से निकाल सकते हो। वाई ए वाई बी दे रखा है और एक्स ए एक्स बी निकालना है तो भी इससे आराम से निकाल सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लिखो, इसके ऊपर फिर इक्वेशन देते हैं, करो फटाफट। ये करो क्वेश्चन। ये अच्छे से करना आना चाहिए, काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक्स ए एक्स बी तो आराम से है, 1 मोल लिक्विड ए और 3 मोल लिक्विड बी मिला है, तो क्या हुआ, ए का कितना हुआ, 1 बाय कितना हो जाएगा, 4 Yes, sir. मोल फ्रैक्शन, और बी का कितना हो जाएगा, 3/4। और अब क्या करो, वाई ए वाई बी निकालना है, तो देखो यहाँ से देखो, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो एक दूसरे से। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो पीटी पीटी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक्स ए और वाई एक्स बी पता है, पी ए नॉट पी बी नॉट पता है, तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा। इन दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फिर पीटी पीटी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज है आपके पास, ये दोनों वैल्यूज है। So YA 0.4 and YB 0.6 are. 0.4 एंड 0.6 मतलब कितना, 2/5 एंड 3/5। Yes, sir. वाई ए कितना आ रहा है, 2/5. हाँ ठीक, वाई ए इक्वल्स टू 2/5 एंड वाई बी इक्वल्स टू 3/5। सभी का आ गया ये आंसर, अरे चारों का आ गया, मतलब तीनों का आ गया आंसर। श्रेया, भावना, Yes, sir. हाँ, Raju. नहीं आया है तो बताओ, करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 2/5 3/5 हो गया, ये कर लो फटाफट। So PA 5 and PB 12.5 and बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ये ग्राफ सजेस्ट कर रहा है अपने को कि पीए नोट और पीबी नोट के बीच की ही क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू आएगी। पीए नोट कितना था, 10 था mm/Hg, और वो कितना था, 20 mm/Hg। तो एक तो आप गलत दिए हो कोई ना कोई तो आंसर। ये पीए कितना आ रहा है, 1/4 इंटू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, वो डिपेंड करता है कितना कितना मिक्स किया है। तो एक आ गया, ओके ओके, पीटी आना चाहिए ना, ठीक है। पीए आ गया तुम्हारा 5, ये कितना आया, 7.5 या, yes, sir. हाँ, और ये इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 12.5। Yes. चलो, अब यहाँ से कुछ है ना अपन लेसन्स लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ देख के तुम बता सकते कौन ज्यादा वॉलेटाइल है यहाँ पे, ए या बी, मतलब कौन ज्यादा वापसी हो रहा होगा। ये ग्राफ देख के बता सकते हो कौन ज्यादा वापसी रहा होगा। अरे पीए नोट बड़ा है कि पीबी नोट बड़ा है, इसमें वैल्यू किसकी बड़ी होगी, जिस ग्राफ में ऊपर है जिसकी वैल्यू, वो क्या रहा होगा, बड़ा होगा। Yes, sir. तो पीए नोट बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ए इज मोर वॉलेटाइल, वो ज्यादा उड़ा होगा, तभी तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहा होगा, मोर वॉलेटाइल देन बी। इसका ये मतलब हुआ,
कि इफ पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है बी से, ए ज्यादा वॉलेटाइल है बी से। इफ पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज मोर वॉलेटाइल। चलो, अब ये जो अपन ने क्वेश्चन किया उसके लेसन्स देखते हैं कुछ। इसमें एक्स ए आया था 1/4 और एक्स पी आया था 3/4, दोनों का सम 1 होना चाहिए। वाई ए आया था 2/5 और वाई बी आया था 3/5। आई एम करेक्ट? सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. और पी ए नोट था, कितना था पी ए नोट? 20 mm है जी। और पी बी नोट था 10 mm ऑफ एच जी। इसका मतलब क्या है कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट। इसका मतलब क्या है कि ए इज मोर वॉलेटाइल। और ये डेटा देख के मैं क्या बता रहा हूँ, ये डेटा देख के और ये देखते हुए मैं पहला कंक्लूजन लिख रहा हूँ कि इफ ए इज मोर वॉलेटाइल, तो जो ए का कंपोनेंट वेपर में होगा, मोल फ्रैक्शन, वो ज्यादा होगा उसके लिक्विड वाले कंपोनेंट से। मतलब क्या बोला कि वाई ए विल बी ग्रेटर देन एक्स ए। है कि नहीं है? यहाँ देखो 1/4 2/5 में वैल्यू कौन सी बड़ी होती है? अरे 2/5 बड़ी है ना? Yes, sir. हाँ। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भाई एक्स से बड़ा, सॉरी, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वाई ए बड़ा होगा वाई बी से। इसका ये मतलब नहीं हुआ, ये ध्यान रखें। वापस लिख लेता हूँ। ये बच्चों को ऐसा सोचने में लगता है कि हाँ वो ज्यादा उड़ा होगा। अरे कितना था उसके हिस्सा, कितना उड़ा उस पर भी तो डिपेंड करेगा। वाई ए बड़ा होगा वाई बी से, ऐसी बात सही नहीं है। दूसरा, यदि ए ज्यादा वोलेटाइल है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इफ बी इज लेस वोलेटाइल, तो क्या होगा? बी का लिक्विड में कंपोनेंट या फ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा उसके पेपर वाले कंपोनेंट से। क्या मतलब नहीं हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा इसका उल्टा वाला, ये वाली चीज का उल्टा चीज कर दो कि भाई एक्स ए ग्रेटर देन होगा एक्स बी से, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका एयर में या वेपर में कंपोनेंट, एयर में नहीं वेपर में कंपोनेंट क्या होगा? ज्यादा होगा उसके रिलेटिवली लिक्विड में जो कंपोनेंट है उसके। तो जो कम है उसका लिक्विड में फ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा उसके वेपर वाले कंपोनेंट से, इफ मोल फ्रैक्शन से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना। दूसरी एक और बात, क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि वाई ए अपॉन पी ए नोट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नोट इक्वल्स टू 1/pt? क्या ये प्रूव कर सकते हो आप? आंसर है आपको, ये क्वेश्चन ये है कि प्रूव, अब ये चीज प्रूव करो। वाई ए अपॉन पी ए नोट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नोट इक्वल्स टू 1/pt। हिंट क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स पी इक्वल्स टू कितना होता है? 1। और दूसरा हिंट है कि इसका यूज कर सकते हो, ये वाली चीज का यूज करना प्लस ये वाली चीज का यूज करना। हुआ किसी से? Correct. करो करो। वापिस बोल देता हूँ, एक हिंट ये है, दूसरा ये चीज यूटिलाइज कर सकते हो।
एक्स ए को एलिमिनेट करना है, एक्स बी को एलिमिनेट करना है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट। ऐसे एक्स बी कितना हो जाएगा, वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट, और उनको यहाँ आके यहाँ और यहाँ एक्स ए और एक्स बी को पुट कर लो, और फिर रीअरेंज करोगे तो वो आ जाएगा। देखो करो फटाफट। डन सर। हो गया? यस सर। बिल्कुल, ये है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स ए इंटू पी ए नॉट इक्वल्स टू कितना था, एक्स पी सॉरी वाई ए इंटू कितना था, पी टी। तो एक्स ए कितना हो जाएगा वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इधर को, वाई ए पी टी अपॉन कितना है, पी ए नॉट, एंड सिमिलरली एक्स पी को लिख लेता हूँ, वाई बी पी टी अपॉन क्या हो गया, पी बी नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब कुछ नहीं, पी टी को कॉमन लेके नीचे भेज दिया, वाई ए पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू कितना है, 1 अपॉन पी टी। बस ये। अब बोलोगे सर ये प्रूव करने को आता है कि नहीं, ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कहते हैं रिलेशंस आर ट्रू, उसमें ये रिलेशन भी दे देंगे, तो आपने नहीं कर रखा होता तो एकदम हड़बड़ा जाते कि भाई ये कहाँ से आया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं मैं? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।